हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के 14 दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम्स के समय जो है महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पेपर को ध्यान में रख करके, सीटेट के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके जो है पेपर बनाया गया है। तो पेपर इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चंस जो हैं, और जो फैक्ट्स बताए जाए उनको ज़रूर से आप नोट ज़रूर करिएगा, नोट्स अपने ज़रूर बनाइएगा जो एग्ज़ाम्स के समय आपको जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो है वीडियो जब डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि एक सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला जो है मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठ रहा है। तो ये तो ऑप्शंस जो है, देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम मैंने आपको यहाँ प्रेजेंट किया है। ऑप्शंस बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति हमेशा एक ही रहेगी कि बगुला भैंस पर बैठता है या कोई और जानवर जो है बगुला की जगह कोई और जानवर आ जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बगुला भैंस पर बैठता है ये क्योंकि जो है ये बगुला और भैंस के बीच में सहजीवी का संबंध है। ये टर्म आपको याद कर लेना है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। अब सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है कि इसमें बगुला और भैंस दोनों को लाभ होता है। याद रखना, दोनों को लाभ हो तब जो है सहजीवी संबंध होता है। अब लाभ कैसे होगा? बगुला भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, जो कील टाइप की होती हैं, जो उसके जो है खून पीती हैं, उसको खुजली होती है, वही बगुला उस पर बैठ करके वही कील खाता है, तो बगुले का पेट भरता है और भैंस को जो है उस कील से खून चूसने वाले कीड़ों से उसको छुटकारा मिलता है। तो इसमें दोनों को लाभ हो रहा है। अगर सहजीवी संबंध की जगह अगर परजीवी संबंध की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन बदल दे किसी तरीके से परजीवी संबंध में, तो परजीवी संबंध में अगर पूछा जाए, बोल दे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि किसी के जो है मतलब कोई जानवर है और उसके जो है किसी शरीर के किसी अंग में जो है कोई कीड़ा घुस रहा है, तो ऐसा जो है सिचुएशन क्या होगा? तो देखिए परजीवी में क्या होता है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। याद रखिएगा, एक को लाभ होता है तो दूसरे को हानि होती है। तो कई बार आपने देखा होगा जानवरों में जो फुट रोग होता है, खुर रोग होता है, फुट या खुर कह लीजिए, तो खुर जो होता है, उनके पैर जो होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो है जानवर को नुकसान हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, उसके और सारी चीज़ें हो रही है, और दूसरे जो परजीवी कीड़े होते हैं उसको फायदा हो रहा है। तो ये होता है परजीवी संबंध। अब एक संबंध आ जाता है सहभोजिता। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, मैं फिर से कहूँगा, ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो सहभोजिता का मतलब क्या है? तीसरा, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। अब वो कैसा होता है? जैसे कि मान लीजिए एक खेत है और खेत में जानवर जो है चर रहा है, जो है हरी घास चर रहा है। तो जब हरी घास जब चरते हैं तो छोटे छोटे जो घास में छुपे होते कीड़े वो उड़ने लगते हैं या इधर उधर भागने लगते हैं। तो बगुला जो है उन्हीं के अगल बगल घूम घूम के टहल टहल के अक्सर उनको खा लेता है। या फिर आपने अक्सर देखा होगा खेत की जब जुताई होती है तो छोटे छोटे बगुले जो है आ जाते हैं केचुआ वेचुआ खाने के लिए। तो ये होता है सहभोजिता। ठीक है, इन तीनों को जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब देखिए रेगिस्तानी ओक का जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा आ जाएगा, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, इसकी जो है क्या विशेषता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि एक तो रेगिस्तान में है ना, इनकी जड़ें जो हैं जमीन से सैकड़ों जो है पानी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर होती हैं। ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, मतलब बहुत अंदर होती है ना, 500-600 फुट तक, 300, 4, 30, 40, 50, 60 फुट तक जो है नीचे जड़ें इसकी अंदर होती हैं। तो इसकी जड़ें सबसे अंदर होती, पहली चीज़। इनकी तना में पानी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके तना में पानी होता है
और इसी पानी का यूज़ आदिवासी या वहाँ के स्थानीय लोग, है ना, इसके तने को काट करके पानी निकाल लेते हैं पाइप के माध्यम से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक सामान्य सा है क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 तक के लिए एक विषय में जो है जो संकलित करता है। तो देखिए, विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे को, या फिर पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे को, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा मुद्दे को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा मुद्दे को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही होगा, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे को जो है संकलित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो ईवीएस के टीचर के तौर पे क्या ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो है सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या फिर जो है 6 प्रकरणों को जो है रेखी आयोजित करना, या फिर केवल जो है पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो यहाँ पे जो चौथे का आंसर है वो है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ये एज अ टीचर जो है हमारी गतिविधि होनी चाहिए ईवीएस की क्लास में। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन क्यों करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। जब अगर शब्द की मतलब पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ये एक शब्द जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ईवीएस में हो, हिंदी पेडागोजी में हो और सीडीपी में हो, सभी जगह ये क्वेश्चन जो है मान्य होता है, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे की जो है खामियां हैं, बच्चे की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको जानना कि बच्चे ने कितना जो है इम्प्रूव किया है, अभी उसको कितना इम्प्रूव करना बाकी है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या सुधार करा जा सकता है। तो ये होता है मूल उद्देश्य जो है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ है बच्चे के शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना, या फिर गैर शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना, या फिर बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता लगाना। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे का आंसर हो गया है, यहाँ पे बच्चे के सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास हो सकता है यहाँ पे वर्ड। तो बच्चे के संपूर्ण विकास, अब संपूर्ण विकास क्या हो सकता है, बच्चे का शारीरिक विकास की भी बात हो रही है यहाँ पे, है बच्चे की जो है यहाँ पे मानसिक विकास की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चे की जो है भावनात्मक जो है विकास की बात हो रही है ना, यहाँ पे बच्चे की नैतिक विकास की बात हो रही है। तो इन सभी विकास को ध्यान में रखा जाता है ना, इनका पता लगाया जाता है कि बच्चा किन किन चीज़ों में अच्छा। मैंने पहले भी बता दिया कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का मूल यही उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की रचना की बात करें अगर, है ना, बच्चों के द्वारा, तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहला ज़रूरी टास्क ये होना चाहिए कि बच्चा जो है सक्रिय रूप से उस एक्टिविटी में या उस पार्टिसिपेशन में उसमें भाग ले। उसके बाद जो है बच्चे के जो है समुदाय के सदस्य जो है के रूप में जो है, मतलब बच्चों के जो समुदाय होते हैं उनके सदस्य, है ना, उनके जो है उनके द्वारा जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की जो है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन जो है व्याख्या और परिभाषा जो है इसमें मूल जो है चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। व्याख्या शब्द हो, परिभाषा शब्द हो, उसको तुरंत आपको काट देना है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा से जो है बच्चे ज्ञान के निर्माण, मतलब ज्ञान का निर्माण नहीं करते या ज्ञान की रचना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है रचनात्मक आकलन को डैश को शामिल नहीं करता है। तो शिक्षार्थियों के अधिगम की पहचान करना ये तो शामिल करता है, या शिक्षण में कमियों की पहचान करना, क्या क्या जो टीचिंग स्किल्स है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसमें कमियां क्या क्या है उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक आकलन की दृष्टि से देखा जाए, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, इसका भी आकलन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग का जो है यहाँ पे रचनात्मक आकलन के रूप में शामिल नहीं करते। ग्रेडिंग हो, रैंकिंग हो, या परीक्षाएं आयोजित करना, है ना, सेमेस्टर जो है परीक्षाएं आयोजित करना, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो रचनात्मक आकलन की दृष्टि से सही नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से
अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब यहाँ पे देखिए पक्षियों के संबंध में करीब करीब 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है और वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए पक्षियों में कौन सी प्रजाति है जो झटके से जो है अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है, आगे पीछे करती है, ना कि पूरा घुमाती है 360 अगर घुमाने की बात होती कि पूरा जो है 360 घुमा देती तो वो होता उल्लू आंसर, लेकिन यहाँ पे जो है आगे पीछे झटके से कर रही है, तो यहाँ पे आंसर है मैना, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले, कुछ बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले मतलब जो सामान्य बच्चों की तुलना में जिनका आईक्यू थोड़ा सा कमज़ोर है, कम है, या फिर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या फिर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, वो दृष्टि बाधित हो सकते हैं, वो श्रवण बाधित हो सकते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत हो, है ना। तो कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं या बाधित हैं, ये बच्चे जो है अन्य बच्चों के साथ उसी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य सी क्लासरूम है जहाँ पे सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, उसी क्लासरूम में ये विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं और उसी क्लास में जो है प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उपरोक्त जो है पब्लिक स्कूल जो है निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? तो ऐसा अगर स्कूल है तो हम उसको क्या कहेंगे? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसे कहेंगे, या समावेशी शिक्षा कहेंगे, समवयस्क शिक्षा कहेंगे, और या प्रतिपूरक अधिगम कहेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों मतलब सारे बच्चे, ऐसा समझिए कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न अमीरी गरीबी देखा जाता है, ना उसकी शारीरिक अक्षमता को देखा जाता है, वहाँ पे सारे बच्चे जो है एक रूप से जो है एडमिशन होता है और सब बच्चों को एक तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो है इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो समावेशी क्लासरूम ऐसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त जो है सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो देखिए अब कक्षा 5 की क्लास है, पर्यावरण विज्ञान की है, टीचर द्वारा जो भी उसने होमवर्क दिया है वो बच्चा कार्य नहीं कर रहा है, उस होमवर्क को कंप्लीट करके नहीं आ रहा है, तो सुधारात्मक उपाय देना है। तो हम क्या करेंगे? अब सुधारात्मक उपाय पहले बोल रहा है कि सुधार करना है बच्चे में, तो सबसे पहले सुधार तो तभी करेंगे ना जब हम ये जान पाएंगे कि बच्चे में क्या कमी है, बच्चा ऐसा आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है। उसको हो सकता है कि घर में कोई फंक्शन हो 2-4 दिन से, है ना, हो सकता है कि उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो रखी हो, है ना, या हो सकता है कि उसको जो है आपका होमवर्क दिया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या फिर होमवर्क की हेल्प करने वाला कोई घर में ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सुधारात्मक उपाय करेंगे तभी जब बच्चे को जानने का प्रयास करेंगे, या फिर बच्चे से पूछिए या फिर उसके माता पिता से पूछिए, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसका सही मार्गदर्शन करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। बच्चे से बात करिए, बच्चे से प्यार से पूछिए कि ऐसा क्या कारण है जो वो होमवर्क करके नहीं आ रहा है, क्या है, वो खुद बताएगा, कुछ ना कुछ रीजंस देगा। तो अगर वो रीज़न जो है सही है और उसको सुधार करने योग्य है तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे आंसर होगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का जो है साधन नहीं है? तो यहाँ पे सीखने का जो है मैंने पहले ही एक क्वेश्चन दिया था, अभी कराया है मैंने क्वेश्चन, देखिए। तो यहाँ पे आंसर्स जो है ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है साधन नहीं है वो है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो यूनिट टेस्ट होते हैं, हर महीने में टेस्ट हो या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आंसर है यहाँ पे डी। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय का क्या मूल अर्थ होता है यहाँ पे? तो ये एक सस्ता और जो है सुलभ है। समुदाय मतलब जहाँ पे एक सोशल चीज़ें होती हैं, सोशली लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे सोशली जो है, जैसे आप घर के बाहर लोग जो है 4 लोग बैठे हुए हैं, मोहल्ले में 4 एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से समस्याओं का जिक्र करके जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने का सॉल्यूशंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है समुदाय का मूल अर्थ, ठीक है। तो यही तो समुदाय में जो है 4 ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, उनसे जो भी, तो ये सस्ता और सुलभ है शिक्षण और अधिगम संसाधन के रूप में। या फिर बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं इसलिए उनके पास समय है,
तो उनसे जो है ये शिक्षण और अधिगम प्राप्त कर लीजिए, या फिर ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी समुदाय में उपस्थित समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करना होता है। तो ये आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? तो बच्चों को टीचर के अलावा जो है अन्य सोर्सेस का जो है यूज़ करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही केवल स्रोत नहीं है, इसलिए जो है हमें जो है और भी हेल्प चाहिए। तो बिल्कुल सही है भाई, ईवीएस हो या कोई भी क्लास हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, आर्ट हो, केवल किताब और टीचर जो पढ़ाए या किताबों में जो लिखा हुआ है बस केवल वही ज्ञान का स्रोत है, उसके अलावा भी है एक समुदाय भी। तो वहाँ से आप समुदाय सोशली जो है सीख सकते हैं, आसपास के पड़ोस के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हुए सीख सकते हैं उसी के संबंध में, है ना। आप किताबों के साथ साथ इंटरनेट से सीख सकते हैं, टीवी से सीख सकते हैं, है ना। कोई जो है जियोग्राफी चैनल से ईवीएस के संबंध में अगर हम बात करें तो जियोग्राफी चैनल देख करके जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बहुत सारे स्रोत है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की जो है उपस्थिति का अवसर देगा। तो यहाँ पे जो है ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता, मैंने अभी आपको बताया कि समुदाय का जो है क्या रोल होता है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या फिर यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीचर हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का जो है उद्देश्य डैश डैश है। तो बच्चों की जो है प्रक्रिया जो है कौशल का आकलन करना, ये मूल उद्देश्य है इसका। तो बिल्कुल सही है। बच्चों को जो है खोजने का अवसर जो है, तो बच्चे जो है आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सोचेंगे, तार्किक क्षमता से डेवलप होगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, उनको बोलने की आज़ादी मिलेगी, उनको बोलने का मौका मिलेगा किसी जो है टॉपिक पर, है ना, अपनी बात रखने का मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर है ए, बी, सी। तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। झूम खेती से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो झूम खेती क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि यह कहाँ की जाती है। ठीक है, तो ये भारत में बहुत जगह क्षेत्रों में होती है। अगर हम बात करें तो ये झारखंड में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये खेती जो है पहाड़ी हिली एरिया में होती है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये असम में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये असम की तरफ जो है ज़्यादा होती है। तो एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही। तो बिल्कुल सही है। झूम खेती में झूम झूम के जो है खेती की जाती है, मतलब नाच नाच के नहीं। आज खेती किया, फसल हुई, काट दिया फसल को, फसल का जो भी यूज़ करना था यूज़ कर लिया, उसके बाद वो छोड़ करके फसल को वैसे ही वैसा ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। फिर दूसरी जगह वो खेती किया, 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता उसे उखाड़ करके जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, एक मिनट, जलाया नहीं जाता, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे विचार करना है हमें। यहाँ पे आंसर केवल ए है। ठीक है, आंसर ए है, तो इसका आंसर केवल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो एक तो मधुबनी चित्र जो है ये पेंटिंग्स कहाँ बनाई जाती है, तो ये बिहार में बनाई जाने वाली जो है फेमस जो है पेंटिंग है ना। ये जो है क्षेत्रीय पेंटिंग के रूप में फेमस हुई है। अब तो इसको जीआई टैग में मिल गया है, ग्लोबली जो है इसका नाम हो गया है। तो मधुबनी पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
प्राकृतिक रंगों में से पिसे हुए चावल का जो है रंगीन घोल तैयार किया जाता है, फिर उससे जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो पिसे हुए चावल हो या फूलों का रंग हो या फिर और जगह से जो है यूज़ किया हुआ, तो प्राकृतिक रंगों के, देखिए सोना चांदी घोल करके बनाए तो ये प्राकृतिक नहीं है। विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग होते हैं या अति गुणवत्तापूर्ण, तो यहाँ पे तो पिसे हुए चावल की जगह कोई और ऑप्शन आ जाए तो यह ध्यान रखना, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। नेचुरल जो है कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो या तो पिसे हुए चावल में कोई कलर मिला दिया तो, या फिर जो है फूलों से प्राप्त हुआ, या किसी जो है बहुत सारी जगहों से जो है प्राकृतिक रंग मिलते हैं तो वहाँ से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे जो है पर्यावरण अध्ययन के जो 6 जो है मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो वो देखिए कौन सा है। तो हम चीज़ें हम बनाते हैं, ये है, भोजन है, आवास है, और लेकिन यहाँ पे काम और खेल ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यह पे आंसर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर ऐसे देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम बताने। देखिए रीजनिंग क्षमता वाला क्वेश्चन है, बस आपको तार्किक चीज़ें सोचना है कि तार्किकता आपको अंदर होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, कि इतना समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चंस क्या मतलब पूछ रहा है। तो आपको रोड पे टहल रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो, आपको देखना है कि आसपास कौन से जानवर, तो आप कौन से, कुत्ता होगा, है ना, डॉग होगा, एक तो काऊ होगा, है ना, इस तरीके के जो है जानवर देखते हैं आप ज़्यादातर, है ना। और कौन सा जानवर आप इधर देखेंगे, तो उनके छोटे बच्चे होंगे, उसको नोटबुक में नाम लिखना है, तो आपने लिख लिया। तो आपको ऐसी सिचुएशन करने को दी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, अवलोकन और उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया, है ना। आप अवलोकन कर रहे हैं, आप सरसरी निगाह से, अवलोकन का मतलब एक तरीके से सरसरी निगाह से देखना रोड पे चलते हुए, और है ना, और देखना कि कौन सा क्या जानवर दिख जाए, तो वही सरसरी निगाह को अवलोकन। और रिकॉर्डिंग का मतलब वही आप जो है उनके नोटबुक में उसका नाम लिख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करना हो गया। आंसर यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, तो हम सरसरी निगाह से पक्षियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी जो है अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो ऐसा इसका कारण क्या है? तो एक सामान्य सी चीज़ है, अगर जो है गर्दन हिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो चतुराई में तो नहीं कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए वो घूमते नहीं है। इसलिए घूमते नहीं है तो उनको बार बार मुंडी अपनी जो है बार बार इधर उधर घुमानी पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। उल्लू ऐसा है पक्षी जो 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा लेता है, ठीक है। और आगे पीछे कौन जो है गर्दन करता है, वो है मैना करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? तो ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या ये है जो है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या फिर जो है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र जो है रूप से देखते हैं। तो यहाँ पे जो 20वें का आंसर है वह सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के कार्यक्रम इसी प्रकार से जो है किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी पौधा जिसे कहते हैं नीपेंथीस पौधा, ये इसके संबंध में क्वेश्चन बहुत है, अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या तो घटपर्णी पौधा या फिर नीपेंथीस पौधा क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? तो पहली चीज़ तो ये जो है इसका सीधा आंसर मैं आपको बताऊं तो घटपर्णी पौधा जो होता है, इसके जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये इसकी जो है कली है ना। तो इस कली को जो ये खोल देगा, है ना, इस तरीके से खोल देगा ये फूल, और इसमें जाकर के कीड़ा बैठ जाएगा। कीड़ा जैसे बैठेगा थोड़ी देर के बाद वो ऐसे बंद कर देगा इस जो है फूल को, तो ये बंद कर देगा तो वो कीड़ा उसी के अंदर समा जाएगा और मर जाएगा, उसका भोजन बन जाएगा। यही इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये इसका मुंह छोटी छोटी कीड़ों को ढका होता है, ऐसा नहीं है। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो आंसर है यहाँ पे सी, ठीक है। ये भारत में नहीं पाया जाता, बिल्कुल ये भारत में पाया जाता है, लेकिन पूरी सब जगह नहीं पाया जाता। ये भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है, याद रखना, मेघालय में पाया जाता है। एक और चीज़ है जो कि क्वेश्चन ये आप तौर पर आपको मिलेगा नहीं, ये पौधा किस लिए जो है, तो ये पौधा नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन ये UP SSSC में जो है पूछा गया था
कि घटपर्णी पौधा जो है किस लिए जो है इसमें से किस चीज़ को कमी को पूरा करता है, तो वो नाइट्रोजन की कमी। जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है वहाँ पे ये पौधे उगते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हाथी जो है का क्वेश्चन आता है आपसे सीटेट में, तो हाथी जो है गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि जो है इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही है कि हाथी जो है गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि जो है इनका जो है मतलब काले रंग के होते हैं एक तो ठंडक के लिए जो है मिट्टी इनके ऊपर जब गिरेगी तो जो है खेलना पसंद करें। चाहे हाथी हो या भैंस भी देखिए ऐसे ही काम करती है, बोदा कीचड़ में जो है कूदती है। अधिकांश जो है हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे हाथी जो है 3 से 4 घंटे हैं अधिकतम जो है ये आराम करना या सोना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे 2 गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 200 किलोग्राम होता है, तो बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे का जो हाथी का जो वजन होता है वो 200 केजी के करीब होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम जो है पत्तियाँ खा जाते हैं, तो ये भी मुझे लगता है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई पक्षी जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और यह पक्षी हो सकता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ध्यान रखिएगा ये घोंसला बनाता है, तो यह है कौवा। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और फाख्ता जो होता है वो क्या होता है, फाख्ता जो होता है कांटों के बीच में, ध्यान रखिएगा कांटों के बीच में घोंसला बनाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कांटों के बीच में आमतौर पे वो कांटे किसके होते हैं, ज़्यादातर नागफनी जो है पेड़ होता है उनकी जो है कैक्टस होता है, पेड़ क्या होता है नागफनी, कैक्टस के जो है कांट जो निकला रहता है कांटे आटे उसी के बीच में बनाता है। ठीक है, फाख्ता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस्किमो नाम अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है, तो एस्किमो जो है एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा एस्किमो जनजाति है जो कि यूएसए अमेरिका के बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है, और इनके बनाए हुए जो बर्फ़ में जो घर होते हैं इनको कहते हैं इग्लू। इनके बनाए हुए घर को कहते हैं इग्लू, और ये इग्लू जो घर होते हैं इग्लू जो घर होता है ये पूर्ण रूप से बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, बर्फ़ के बनाए हुए। तो बर्फ़ के छोटी छोटी सिल्लियाँ बनाते हैं, है ना, एक तरीके से ईंटें की तरह बनाते हैं और फिर ईंटों को जोड़ देते हैं, इस बर्फ़ के सिल्लियों को जोड़ जोड़ करके जो है घर बनाते हैं। तो उसमें ठंड नहीं लगती, तो बर्फ़ जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर आने से रोकता है, या फिर बर्फ़ की दीवारों के बीच में जो है मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ जो है मुफ्त से मिलती है, तो ये चीज़ तो हटी जाओ, बिल्कुल भी केवल बर्फ़ उपलब्ध है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा है क्वेश्चन, ये तो साइंस का क्वेश्चन है और बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अभी मैंने बताया था नागफनी जो है कैक्टस, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस कैक्टस की बात हो रही है तो ज़्यादातर नागफनी की बात होती है। ठीक है, तो नागफनी की बात हो रही है, तो ये आंसर है फाख्ता, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में संदर्भ में देखना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है आंसर। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या फिर कक्षा 1-2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन की समझ के लिए आसान नहीं है, या फिर जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, या फिर संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित माध्यम में होता है। तो यहाँ पे आंसर है संदर्भ, जो आंसर है सीटेट में पूछा गया, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम के कीड़े जो है किस पेड़ में पाले जाते हैं, तो रेशम के कीड़ों को जो है ये पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ में। इसको कहा जाता है, इसके पालन को कहा जाता है, रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इसे कहते हैं शहतूत पालन। शहतूत में जो है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। सरिता अपने परिवार के साथ केरल जाती है, एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ कहाँ जा रही है, केरल जा रही है। ऊंचे ऊंचे उसे वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, वो जो है वृक्षों से जो है भिन्न, वो जहाँ रहती है शिमला हिमाचल प्रदेश में रहती है, उसके पास जो वृक्ष थे उससे वो डिफरेंट थोड़े दिख रहे थे, तो वो कौन से वृक्ष थे, तो यहाँ पे आंसर है साउथ की बात हो रही, तो नारियल पेड़ है, तो यहाँ पे नारियल होगा आंसर। ठीक है, ब्रेल लिपि में जो है मोटे अनाज पर
मोटे अनाज कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। तो देखिए ब्रेल लिपि जो है यूज़ की जाती है जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। तो इसमें क्या होता है, उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको व्यक्ति या बच्चा जो है स्पर्श करके समझता है कि ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है कि डी लिखा है कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कितने बिंदु होते हैं, तो पहली बात इसका आंसर जान लीजिए, 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। अब ये कैसे होता है मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए है, अब हमारी भाषा में ए है, लेकिन जिसको दृष्टिबाधित है ना, अगर इसको जो है ए समझना है तो कैसे होगा, तो ये 6 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें तो ये मान लीजिए पहला वो इसमें जो है उभार होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगर हम बी की बात करें तो सेम चीज़, अगर हम बी की बात करें तो बी में शुरुआत की ये दोनों जो है होंगे। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो इसकी बात हो जाएगी, तो इस तरीके से जो है सी जो है उभार होगा। अगर हम डी की बात करें, ठीक है, तो डी में जो है ऐसे जाइए, 2 हो गया है ना, जैसे सी पे गए, और उसके बाद इस तरीके से जाइए तो ये हो जाएगा 3, है ना, डी हो जाएगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक टीचर जो है शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य, पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित जो है की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को जो है किस रूप में जो है जाना जाता है या जाना जा सकता है। तो ये देखिए एक बच्चे का जो जितना भी जो है रिपोर्ट कार्ड है, अवलोकन जो है जो किया गया है, तो वो उसको जो है कहा जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का जो है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं, जिसमें बच्चे के जो है अच्छे और ख़राब, वो किस चीज़ में कमज़ोर है, किस चीज़ में अच्छा है, इन सब चीज़ों को जो है उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है, ताकि उसको बाद में उसका सुधार किया जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को पोर्टफोलियो कहा जाता है। बहुत रेयर क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो शब्द जो है जहाँ पे आ जाए समझ लीजिए आंसर यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करिएगा जो दोस्तों तक, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी दिया जाए तो वो आपका नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।